हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कंटेनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन पर बात करते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। सबसे पहले यहां पर इस वर्ड को समझते हैं। इफ्यूजन, दो वर्ड्स यूज होते हैं, इफ्यूजन और एक और टर्म यूज होती है डिफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? चलिए पहले इफ्यूजन बता देता हूं। इफ्यूजन जो है वो बेसिकली एक कंटेनर में से गैसेस जब बाहर निकलती है थ्रू ए स्मॉल होल, जिसे आप अपर्चर भी बोल सकते हो, अपर्चर भी बोल सकते हो, बट आउटसाइड शुड बी वैक्यूम। आउटसाइड वैक्यूम होना चाहिए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। नोट डाउन, expansion of a gas through an aperture, small hole को aperture बोल सकते हो, through an aperture into vacuum is called effusion. राइट लेकिन अब आउटसाइड अगर वैक्यूम नहीं है तो भी ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अपर्चर की साइज बड़ी है यानी बड़ा साइज का होल है, तब भी ये क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। यानी इन रेस्ट ऑल अदर केसेस हम इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इन जनरल डिफ्यूजन का मीनिंग पूछा जाता है तो सब नॉर्मली हम ये कहते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग को डिफ्यूजन बोला जाता है। और मिक्सिंग जरूर नहीं गैसेस की हो, गैसेस की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है। H2SO4 का सॉल्यूशन है, उसमें आप पानी डाल रहे हो, वो भी एक तरह का मिक्सिंग है, डिफ्यूजन है। वो भी एक कंटेनर में गैस है, दूसरे कंटेनर में कोई और गैस है, उनको आपने कनेक्ट कर दिया, वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन इज बेसिकली मिक्सिंग कह सकते हो आप। तो जो यहां पर हमने डिफाइन किया इफ्यूजन, इफ्यूजन क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि आउटसाइड शुड बी वैक्यूम। अब जहां तक हम बात करें ग्राहम्स लॉ की, तो ग्राहम्स लॉ जो एप्लीकेबल वो इफ्यूजन के लिए ही है। ये अलग बात है कि आगे चल के इफ्यूजन हो या डिफ्यूजन हो हर जगह हम लगा देते हैं, बट सही में ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इफ्यूजन के लिए। राइट तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राहम्स लॉ ने, ग्राहम्स लॉ के थ्रू किसी कंटेनर में से अगर गैस इफ्यूज हो रही है, गैस अगर इफ्यूज हो रही है तो इसकी जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, रेट ऑफ इफ्यूजन, जिसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं -dN/dt। दिस रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल्स टू PA0/2πmRT⁻², वेयर P प्रेशर है, अंडरस्टूड है, A0 एरिया ऑफ अपर्चर, अपर्चर का एरिया, बाकी सब कुछ नॉन है, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, और T टेम्परेचर। तो यहां से हम रेट ऑफ इफ्यूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज ग्राहम्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। जो हमारे सिलेबस में ग्राहम्स लॉ है वो केवल इतना है कि ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, जिसे अब हम R से जनरली लिखेंगे, जिसे मैं R से लिख रहा हूं, तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इवन अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो वहां पर जो ग्राहम्स लॉ की डेफिनेशन लिखी होगी, जो स्टेटमेंट लिखा होगा,
वो स्टेटमेंट भी यही होगा कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो लिख सकते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ rate of effusion is inversely proportional to the square root of मॉलिक्यूलर मास। दो टुवर्ड्स द एंड इस पर भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बट राइट नाउ हमारा मेन फोकस अब इस पर है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इस एक्सप्रेशन से आप दो गैसेस की रेट ऑफ इफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये कंटेनर है, इसमें कोई गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास है A, इसमें कोई और गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास है B। गैसेस दोनों बाहर निकल रही है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ A डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ B इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। हाँ, यहां पर अब आप कह सकते हो कि हमने बहुत सारे एजम्पशंस लिए। बहुत सारे एजम्पशंस क्या क्या लिए? दोनों कंटेनर का जो प्रेशर है वो सेम है, तभी ये P वाली टर्म क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई। अगर यहां से हम देखें तो एरिया हम मान रहे हैं कि दोनों कंटेनर का जो एरिया, अपर्चर का एरिया जो है वो भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, ये सारी कंडीशन सेम है। बस डिफरेंस क्या है? एक में गैस A है, दूसरे में गैस B है, तो उनकी रेट ऑफ इफ्यूजन का जो रेशियो होगा वो आप यहां से निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन अब आप कह सकते हो सर अगर प्रेशर डिफरेंट हो तब भी निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर कोई गैस है जिसका प्रेशर है Pa, मॉलिक्यूलर मास है Ma, दूसरी गैस है जिसका प्रेशर है Pb, मॉलिक्यूलर मास है Mb। तो यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन का जो रेशियो होगा Ra अपॉन Rb वो क्या हो जाएगा? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप कह सकते हो सर एरिया भी अलग अलग हो सकता है, तब भी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली एरिया पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन या तो दो तरह से आएंगे, या तो प्रेशर सेम हो या प्रेशर डिफरेंट हो, यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाकी के फैक्टर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मेनली क्वेश्चन इसी पर आते हैं। प्रेशर नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो मान लो प्रेशर सेम है, और अगर प्रेशर गिवन है तो जो गिवन प्रेशर है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसी के अंदर। अब वन बाय वन करके केसेस में और बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये गैसेस अलग अलग कंटेनर में हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये गैसेस एक ही कंटेनर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके इंडिविजुअल प्रेशर या जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर हमें पता होने चाहिए। तो RA अपॉन RB equals to partial pressure of A upon partial pressure of B under root molecular mass of B upon molecular mass of A। हाँ, यहां पर हम कह सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर है A और B का, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो इंस्टेड ऑफ पार्शियल प्रेशर आप यहां पर मोल्स का रेशियो भी लिख सकते हैं, Na अपॉन Nb मोलिकुलर मास ऑफ B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ A। तो क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें कभी आपको प्रेशर गिवन होगा, कभी आपको मोल्स गिवन होंगे, तो कभी आपको मास गिवन होगा। कुल मिला के मास से मोल्स निकालने हैं, और जो मोल्स का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। तो एक ही कंटेनर में भी अगर गैसेस हैं तो यहाँ से हम उनकी रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो निकाल सकते हैं, उनको कंपेयर किया जा सकता है। ओके ना, ये तो एक जनरल बात होगी रेट ऑफ इफ्यूजन। अच्छा, अगेन मैं बता दूं ये रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो एक इंस्टेंट पर है। किस इंस्टेंट पर रेट ऑफ इफ्यूजन है? जब इसका प्रेशर Pa और इसका प्रेशर है Pb। ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि A और B के प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली A और B इसी रेशियो में तो चेंज नहीं होगा। ऐसा A की रेट ऑफ इफ्यूजन अलग है, B की रेट ऑफ इफ्यूजन अलग है, तो ये प्रेशर का रेशियो चेंज होगा, और प्रेशर का रेशियो चेंज होगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी चेंज होगी। तो ये रेट ऑफ इफ्यूजन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की है जिस पर प्रेशर Pa और Pb है। लेकिन अब यहां पर
बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जहां पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। अजीब सा वियर्ड सा अजम्पशन है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर गैसेज इफ्यूज हो रही है, ए की बाहर निकलने की रेट कुछ और है, बी की बाहर निकलने की रेट कुछ और है, तो इनकी रेट ऑफ इफ्यूजन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। रेट ऑफ इफ्यूजन टाइम के साथ वेरी करेगी, लेकिन यहां पर हम मान रहे हैं कि इनकी जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। देखो ऐसा हो भी सकता है, कब हो सकता है सब, कि ये जो कंटेनर है ना ये बहुत बड़े हो, ये कंटेनर जो है वो बहुत बड़े हो, इतने बड़े हो कि ए और बी के थोड़े मोल्स बाहर भी निकल जाए, फिर भी इनके प्रेशर अभी भी पी ए और पी बी ही रहे, तब भी इनके प्रेशर पी ए और पी बी है, तो फिर रेट ऑफ इफ्यूजन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, बट उनके लिए कंटेनर की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो खैर राइट नाउ कंटेनर की साइज बड़ी हो या बड़ी नहीं हो, यहां पर एक अजम्पशन हम ले रहे हैं, अज्यूमिंग rate of effusion to be constant with time, rate of effusion to be constant with time, यानी अब हमने मान लिया कि टाइम के साथ रेट जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन अभी हमने लिखी ना उसकी बात करते हैं। रेट ऑफ इफ्यूजन बेसिकली क्या है, माइनस डी एन अपॉन डी टी पहले लिखा था, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेक, यानी N1 अपॉन T1। ऑब्वियसली यहां पर हमने इस T1 टाइम इंटरवल में मान लिया कि रेट क्या है, कांस्टेंट है, जो कि सही नहीं है। सही एक्सप्रेशन तो dN अपॉन dt होता है, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए रेट को आप क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर T1 टाइम इंटरवल में उसको कांस्टेंट मान लिया, यानी रेट को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, जो अजम्पशन हमने यहाँ पर लिया है। तो अब यहाँ पर और क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो इन दिस प्लेस आर ए अपॉन आर बी की जगह एन ए अपॉन टी ए, एन बी अपॉन टी बी, पी ए अपॉन पी बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, किससे कंफ्यूजन होता है, इस Na और Nb से। ऐसा लगता है सर Na Nb तो अमोल्स अंदर के थे, नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर चलो इसको Na डैश और Nb डैश लिख देता हूँ। ये Na डैश और Nb डैश कौन से मोल्स है, जो बाहर निकल गए हैं। Na Nb क्या है, जो कंटेनर के अंदर है, जो कंटेनर के अंदर है वो है Na Nb। Na डैश क्या, नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज जो कंटेनर से बाहर निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से कहूँगा, हम मान रहे हैं कि कंटेनर के अंदर से मोल्स बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अंदर के मोल्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, उनका प्रेशर, उनके मोल्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखते भी हो, अभी भी लिख सकते हैं Na अपॉन Nb अंडर रूट Mb अपॉन Ma, जहाँ पर Na और Nb जो है वो इनिशियल मोल्स हैं, Na और Nb जो है वो इनिशियल मोल्स है कंटेनर के अंदर। अब यहां पर इंस्टेड ऑफ मोल्स आप वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हो, जो मोल्स बाहर निकले हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसको आप V1 अपॉन T1 भी लिख सकते हो। गैसेस बाहर निकल गई, उनका वॉल्यूम मेजर कर लो, और हाँ दो गैसेस है तो दोनों का वॉल्यूम सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर होना चाहिए, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर। आप ये यहां पर जरूरी नहीं कि आप प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन लगा सकते हो, मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या यहां पर इंस्टेड ऑफ मोल्स आप प्रेशर भी पुट कर सकते हो, जो गैसेस बाहर निकल रही है उनका प्रेशर मेजर कर लो, और जब हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो मोल्स प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो मोल्स जो हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो जहां तक प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आती है, हम यहां पर और भी चेंजेस कर सकते हैं। यहां पर आप ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, वॉल्यूम वाला भी, और प्रेशर की टर्म्स में भी मैं लिख सकता हूं। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, प्रेशर की टर्म्स, किसका प्रेशर, अंदर का प्रेशर नहीं, जो गैसेस बाहर निकल रही है उनका हमने क्या मेजर किया है, प्रेशर मेजर किया है। तो यहां पर इसको मैं PA डैश अपॉन TA, PB डैश अपॉन TB भी लिख सकता हूं। लिख लेना वहां पर PA डैश क्या है, प्रेशर ऑफ इफ्यूज्ड गैस, प्रेशर ऑफ इफ्यूज्ड गैस जो गैस बाहर निकली है उसका प्रेशर। वॉल्यूम भी पुट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, VA डैश अपॉन TA, VB डैश अपॉन PB, NA अपॉन NB। इवन जो रेट ऑफ इफ्यूजन होती है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां पर DA अपॉन TA, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आप लिख सकते हो, DB अपॉन TB, PA अपॉन PB अंडर रूट MP अपॉन A। कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको मोल्स की बनोगे, किसी क्वेश्चन में आपको मोल्स जो इफ्यूज्ड हुए हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना होगा, किसी क्वेश्चन में जो गैस इफ्यूज्ड हुई है उनका प्रेशर का रेशियो निकालना होगा, या किसी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो निकालना होगा। तो इसी तरह, या किसी एक की डिस्टेंस दे रखी है तो दूसरे की डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, किसी एक का प्रेशर दे रखा है तो किसी दूसरे का प्रेशर निकालना होगा, किसी एक का वॉल्यूम दे रखा है तो किसी दूसरे का वॉल्यूम निकालना होगा, यानी कोई एक अननोन होगा जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो ग्राम्स ने दिया था जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मेन पार्ट जो है वही, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि इन सब में हम मान रहे हैं कि रेट जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ rate of effusion of helium to SO2 from a container A part under similar condition, B part from a container containing these gases in 1:2 mass ratio, 1:2 mass ratio, तो फर्स्ट पार्ट में तो खैर कुछ है नहीं, सिमिलर कंडीशन मतलब दोनों का प्रेशर सेम है, तो केवल मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 64
हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4, तो 16, ये 4 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में 1:2 मास रेशियो दे रखा है, तो 1 ग्राम और उसके 2 ग्राम, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 64, 64 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया 8, तो 8 इंटू वही 16, 30। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए। 100 ml of oxygen is effused in 10 seconds from a container. Find the time required to effuse 50 ml hydrogen from same container. हंड्रेड ml पे टाइम लगा 10 सेकेंड। 50 ml हाइड्रोजन के लिए टाइम निकालना है। सेम कंटेनर, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है तो मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ये ऑक्सीजन डिवाइड बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 डिवाइडेड बाय 32, 1/4, 10, 40, चलिए आगे बढ़ते हैं। A classroom consists of 13 rows of equidistant benches, सबकी बीच की डिस्टेंस बराबर है। इक्विडिस्टेंट बेंचेस a student from the first bench releases N2O क्या होती है N2O? यस, लाफिंग गैस। A student from the first bench releases N2O. A student from the first bench releases N2O and simultaneously
A student from the last bench releases tear gas just a minute. C7 H5 OBr just a minute. ये फॉर्मूला लिखो C6H8OBr टीयर गैस आंसू गैस फॉर्मूला मैंने थोड़ा बदल दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग आ जाए। बस हाँ, यूं मान लो टीयर गैस है फ्रॉम द लास्ट बेंच under similar conditions find the bench at which students start laughing starts laughing and weeping simultaneously ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है 80। करिए फ्रंट से बताना है कौन सी बेंच होगी, फ्रंट से। एट विच स्टूडेंट स्टार्ट्स लाफिंग एंड वीपिंग साइमल्टेनियसली। आई थिंक कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस बेंच पर वीपिंग और लाफिंग गैस दोनों एक साथ पहुंचेगी वहां पर दोनों एक साथ यानी लाफिंग और वीपिंग एक साथ स्टार्ट होगी। अल्टीमेटली क्या होगा वो तो नहीं पता, वो हंसेंगे रोएंगे हंसेंगे, या हंस के रोएंगे या रो के हंसेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है नहीं।
गड़बड़ कहाँ होती है वो मैं बता दूं। यहां पर 13 रोज ऑफ बेंचेस बोला है, 3 3 6 3 9 2 11 12 13। अगर इन दो बेंच के बीच की डिस्टेंस x है तो फर्स्ट और लास्ट बेंच के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? फर्स्ट और लास्ट बेंच के बीच की डिस्टेंस 12x होगी। x x x करते जाओ तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो 12x होगी। अब मान लेते हैं कोई एक गैस x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या कुछ भी मान लो, x मानना है तो x मानो, नहीं तो अगर मैं इसको 1 मीटर मान लूंगा ज्यादा अच्छा है, तो ये कितने मीटर हो जाएगी? 12 मीटर। ये 1 तो टोटल 12। अब मान लेते कोई एक गैस x मीटर चलती है तो दूसरी वाली गैस कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 12 माइनस एक्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दोनों का टाइम तो सेम होगा, तो मान लेते हैं एक गैस N2 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? x। तो टीयर गैस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 12 माइनस एक्स। अंडर सिमिलर कंडीशन है, टीयर गैस का मॉलिक्यूलर मास 176, N2 का मॉलिक्यूलर मास 44, ये 4 टाइम्स, तो ये हो गया 2। सॉल्व करो यहां पर x के लिए, तो 3x इक्वल्स टू 24। सही लिखा? 2 24 3x, तो x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 आई है, लेकिन ये बेंच कौन सी होगी? अगर x की वैल्यू 8 है तो बेंच जो होगी वो 9th बेंच होगी। तो आंसर इज 9th बेंच। समझ गए होंगे 9th क्यों? क्योंकि x 8 है। 1 मीटर, अगर x आंसर 1 मीटर आता तो सेकंड बेंच, 2 मीटर आता तो थर्ड बेंच, तो अगर 8 मीटर है तो 9th बेंच। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, कुछ नहीं इसके अंदर। ग्राम्स तो बहुत ही सिंपल सा है। देन अब यहां पर कुछ और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहां पर दो गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी आप इफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन को यूज कर सकते हो। कैसे दो गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं यहां पर। पहले कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इस कंटेनर के अंदर CH4 भी है और हीलियम है। CH4 और हीलियम है, 1 मोल इसका भी और इसका भी 1 मोल, और हम इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। तो क्या किया हमने, यहां से हमने पहले ये वॉल था, बंद था, यहां पर भी वॉल्व है, ये भी वॉल्व है, जो इसको बंद किया हुआ है। वॉल मतलब स्मॉल अपर्चर आप जिसे कह सकते हो। हमने क्या किया, इस वॉल को ओपन किया, तो गैसेस यहां से यहां क्या होगी? इफ्यूज होगी, इफ्यूज होगी। लेकिन डेफिनेटली हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो उसकी जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगी वो CH4 से ज्यादा होगी, वो CH4 से ज्यादा होगी। तो हीलियम अपॉन CH4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 जो कि कितना है? 16। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ये रेशियो 16/4, तो ये कितना आ गया? 2। तो ये क्या है? रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो। अब रेट ऑफ इफ्यूजन यानी इस कंटेनर के अंदर हीलियम और CH4 के जो मोल्स का रेशियो होगा सेम टाइम है, तो इसे रेट ऑफ इफ्यूजन को हम मोल्स की टर्म में लिख सकते हैं। तो मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CH4, ये इस कंटेनर में एक इफ्यूजन के बाद, तो मैं इसे यहां पर 1 लिख रहा हूं, ये पावर 1 है। पावर 1 का मतलब यहां पर आफ्टर 1 इफ्यूजन स्टेप, आफ्टर 1 इफ्यूजन स्टेप ये रेशियो कितना आया? 2। यानी अब इनिशियली यहां पर मोल्स 1:1 के रेशियो में थे, लेकिन यहां पर अब हीलियम और CH4 के मोल्स का रेशियो 2:1 है। यानी हीलियम का परसेंटेज बढ़ गया। हीलियम का परसेंटेज जितना यहां था उससे ज्यादा हो गया। यहां पर बाई मोल्स देखे तो दोनों 50-50% थे, यहां पर अब हीलियम के मोल्स 2 है, CH4 का 1 है, 2:1 के रेशियो में आ गया। हाँ, लेकिन यहां पर मैं फिर से बता दूं, एक अजम्पशन हमने लिया है, और वो अजम्पशन ये लिया है कि टाइम के साथ रेट ऑफ इफ्यूजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होगा, बट उस अजम्पशन के साथ हम यहां पर कर रहे हैं। तो जो लाइटर गैस है उसका परसेंटेज बढ़ गया। अब इस वॉल को बंद कर दो और इस वॉल को ओपन करके इसको नेक्स्ट कंटेनर से कनेक्ट कर दो।
अब ऑलरेडी यहां पर मोल्स का रेशियो 2:1 है, यहां पर हीलियम और CH4 के मोल्स का रेशियो और ज्यादा होगा, यानी हीलियम का परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो आप निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो। तो अब मैं यहां पर एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ये तो पर्टिकुलरली हमने हीलियम और इसके लिए ले लिया। अब मैं एक जनरल फॉर्मूला यहां पर डिराइव करने जा रहा हूं। इनिशियली यहां पर मोल्स का रेशियो है Na और Nb, यहां पर मैं ले लेता हूं Na1 Nb1, यहां पर Na2 स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, Nb2, तो Na1 अपॉन Nb1 प्रेशर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो Na अपॉन Nb मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। ये एक इफ्यूजन स्टेप के बाद A और B का मोल का रेशियो आ गया। अब यहां पर अगर हमें Na2 Nb2 फाइंड आउट करना है तो Na2 Nb2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Na1, क्योंकि इस कंटेनर के लिए इनिशियल मोल्स तो ये है, तो Na1 अपॉन Nb1 अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। इवन देखा जाए तो हो क्या रहा है, हर एक स्टेप में इस फैक्टर से, हर एक स्टेप में इस फैक्टर से मोल्स का रेशियो इंक्रीज हो रहा है। जितना B का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, A का कम होगा, जो परसेंटेज चेंज है उतना ही ज्यादा होगा। परसेंटेज चेंज को हम यहां पर एक और वर्ड यूज करते हैं, एनरिचमेंट होना। जैसे यहां पर हीलियम का एनरिचमेंट हो रहा है, हर एक स्टेप में हीलियम का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसे कहा जाता है एनरिचमेंट। तो यहां पर कह सकते हो कि ये एक तरह का एनरिचमेंट फैक्टर है, एनरिचमेंट फैक्टर। हर एक स्टेप में इस फैक्टर से रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, Na2 Nb2 निकालना है, तो Na1 और Nb1 है, तो यहां से Na1 और Nb1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, Na2 Nb2 अपॉन इक्वल्स टू Na अपॉन Nb, ये वैल्यू वहां पुट कर रहा हूं, ये वाली, तो या अंडर रूट Mb अपॉन Ma का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इनफैक्ट कह ही सकते हो, डायरेक्टली भी कह सकते हो, दो स्टेप के बाद जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हर एक स्टेप में रेशियो इस फैक्टर से बढ़ रहा है तो इसकी पावर 2 हो गई। 3 स्टेप के बाद रेशियो क्या होगा, इसकी पावर 3। 4 स्टेप के बाद रेशियो क्या होगा, इसकी पावर 4। तो आफ्टर n स्टेप्स मोल्स का रेशियो क्या होगा, Na(n) अपॉन Nb(n) इक्वल्स टू इनिशियल मोल्स का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट Mb अपॉन Ma की पावर n। तो n क्या है यहां पर, पावर n, नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स आप यहां से लिख लो चाहो तो, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए अगर ये रेशियो इतना है, जो भी रेशियो गिवन है उसको हमें इंक्रीज करके इतना ले जाना है तो कितनी स्टेप्स करनी होगी, कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स करनी होगी, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। क्यों ये अच्छा तरीका नहीं है, उसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सब कुछ जो निकाला है एजम्पशन के साथ निकाला है कि इस कंटेनर से जब मोल्स इस तरफ इफ्यूज हुए हैं तो हमने माना कि रेट ऑफ इफ्यूजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वो तभी वैलिड है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये कंटेनर बहुत बड़ा हो और उसमें से आप थोड़े से मोल्स इफ्यूज कर रहे हो तो इस कंटेनर के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी अमाउंट इफ्यूज जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, तब आप ये जो फाइंड आउट करो वो तब वैलिड होगा।
अब अमाउंट इफ्यूज्ड बहुत कम होनी चाहिए, यानी इस कंटेनर से इस कंटेनर में जो अमाउंट इफ्यूज्ड हुई है वो बहुत कम है, फिर इस कंटेनर से इस कंटेनर में जो अमाउंट इफ्यूज हुई है वो भी बहुत कम है, फिर आगे अमाउंट इफ्यूज्ड होगी वो भी बहुत कम होनी चाहिए, यानी हर एक स्टेप में जो अमाउंट इफ्यूज्ड है वो वो बहुत कम होनी चाहिए। मतलब आपका मोल रेशियो तो बढ़ रहा है, मोल रेशियो तो बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो मोल्स आपको मिलेंगे वो हर एक स्टेप में बहुत कम होते जा रहे हैं। आप सोचो यहां से यहां मोल्स जो मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, फिर यहां से यहां मोल्स और कम हो जाएंगे, तो जो क्वांटिटी आपके हाथ में आएगी वो बहुत कम होगी। और अगर आप सोचो नहीं क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, अगर क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देर तक इफ्यूजन करना होगा, और ज्यादा देर तक इफ्यूजन करना होगा तो फिर आप यहाँ पर जो रेट ऑफ इफ्यूजन है उससे हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, फिर वो रेट ऑफ इफ्यूजन तो वेरी करेगी, तो फिर उसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आसान नहीं होगा, उसे कैलकुलेट करना भी हमारे लिए मुश्किल, फिर वो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था उसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो ठीक है, हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके आसानी से आंसर निकाल लिया, एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा डेरिवेशन इंटीग्रेशन सारा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक टाइम था जब यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इसी मेथड को फॉलो किया जाता था। अब तो नहीं किया जाता, दो इतना ज़्यादा ये बहुत पब्लिक डोमेन में भी नहीं है कि कैसे किया जाता है, बट हाँ फिर भी एक टाइम था जब ये वाला मेथड यूज़ किया जाता था। आज की डेट में सेंट्रीफ्यूज यूज़ किए जाते हैं। इस मेथड के थ्रू यूरेनियम 235 का हम परसेंटेज बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें यूरेनियम 235 यूज होता है, यूरेनियम 238 यूज नहीं होता है। और प्रॉब्लम पता क्या है, नेचर के अंदर यूरेनियम अगर आप देखोगे तो यूरेनियम 238 ज़्यादा है, यूरेनियम 235 कम होता है। जहाँ तक हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर तो इंडिया में तो यूरेनियम के ऑर्स ही कम है, और उसमें भी परसेंटेज जो है U235 का वो बहुत कम है, तो इसीलिए हमें इंपोर्ट करना होता है। लेकिन जो इंपोर्ट यूरेनियम होता है उसमें भी यूरेनियम 235 का परसेंटेज इतना ही नहीं होता कि डायरेक्ट आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर दो, उसके लिए आपको उसको एनरिच करना पड़ता है, मतलब यूरेनियम 235 का परसेंटेज जो है वो बढ़ाना पड़ता है। और जो टेक्नोलॉजी चाहिए मेनली वो इसी के लिए चाहिए, जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, यूरेनियम टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी में मेनली ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे उसका परसेंटेज बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 आइसोटॉप्स हैं, इन दोनों को सेपरेट करना है, लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी यूरेनियम 235 रिएक्ट करेगा तो 238 भी रिएक्ट करेगा, तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तो आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको सेपरेट किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनके मॉलिक्यूलर यानी एटॉमिक मास में डिफरेंस भी बहुत कम होता है, 235 238, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। और आपको भी पता है ये कोई आसान काम तो है नहीं, कंट्रीज लगी हुई है, बहुत सारी कंट्रीज लगी हुई है, अभी भी उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि हाँ ये कोई बच्चों का खेल भी नहीं है कि हाँ हर कोई कर लेगा, बहुत मुश्किल है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर एक डाउट और आता है बहुत अक्सर, यूरेनियम को कैसे सेपरेट कर लोगे, यूरेनियम तो सॉलिड होता है। तो यहाँ पर पहले यूरेनियम को नहीं, यूरेनियम को पहले UF6 में कन्वर्ट किया जाता है। यूरेनियम 235 भी कन्वर्ट होता है, यूरेनियम 238 भी कन्वर्ट होता है, और वो गैसेस प्रोडक्ट होता है, उनको फिर हम एनरिच करते हैं। हाँ, लेकिन ये मुश्किल और इसलिए भी है क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव है। ऐसा नहीं कि खुला पड़ा है और हम कर रहे हैं इफ्यूजन, वो भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव है सब्सटेंस, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है। एक क्वेश्चन लिखिए, पूरा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे बट एक्सप्रेशन हम जरूर लिख सकते हैं। एन यूरेनियम और सैंपल contains uranium 235 and uranium 238 in 1:9 mole ratio. In 1:9 mole ratio.
if relative rates of effusion of U235 F6 and U238 F6 are used to separate these isotopes खैर मोल रेशियो मैंने दिया है, तो जो U235 और 236 का मोल रेशियो है वही इनका भी होगा, तो वो मोल रेशियो दोनों का सेम है। Find the number of effusion steps required to get 9:1 मोल रेशियो, यानी 1:9 से हमें कितना चाहिए, 9:1। आपको बताना है कितनी इफ्यूजन स्टेप्स लगेगी। ये मोल्स UF6 के हैं, लेकिन मोल्स UF6 के बोलो या यूरेनियम के बोलो एक ही बात है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसका आएगा यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास तो यूरेनियम 238 इसका निकालोगे, F6 फ्लोरीन का 19, आई थिंक ये आ जाता है 352 और ये आएगा 349। की पावर n। इनिशियली रेशियो कितना दे रखा है, ये 9, यानी सॉरी ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये तो 235 ही होगा और ये 230। मोल्स कंफ्यूजन ना हो, ये इनिशियल है और ये आफ्टर n स्टेप्स, ये आफ्टर n स्टेप्स और ये इनिशियल, तो 1:9। फाइनली कितना चाहिए हमें, 9:1। आफ्टर n इफ्यूजन स्टेप्स 9:1 चाहिए, इनिशियली कितना है 1:9 मल्टीप्लाइड बाय 352 अपॉन 349 की पावर n। अब आप सोच सकते हो ये रेशियो तो ऑलमोस्ट 1 है और हमें इनका रेशियो कितना चाहिए 81। n की वैल्यू निकालनी होगी, ऑब्वियसली ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी, बट रफली ये वैल्यू आती है। n की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 1027, यानी इतनी सारी स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी तब जाके ऐसा होगा। और सोचो हर एक स्टेप में सारा का सारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हर एक स्टेप में ऐसा नहीं जितना यहाँ उतना ही ट्रांसफर कर दोगे तो मोल्स का रेशियो तो वही रहेगा, यानी कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पर छोड़नी है। तो हर एक स्टेप में आप पीछे छोड़ते भी जा रहे हो तो आपको एनरिचमेंट तो हो रहा है आपका, लेकिन जो अमाउंट फाइनली आपको मिलेगी आफ्टर 1027 स्टेप्स, सोच सकते हो क्या मिलेगा। तो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं, बट स्टिल एक टाइम पर इसी तरीके को यूज किया जाता था। ठीक है, देन लास्ट में एक छोटा सा पार्ट हम कर लेते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट इन रेट को काउंट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के बजाय एग्जैक्ट रेट हम कंसिडर करेंगे। तो जो ग्राम्स लो था, -dn अपॉन dt PA0 2πmRT की पावर हाफ। अब हम मान रहे हैं कि कंटेनर में जब गैसेस निकल रही है तो अंदर का प्रेशर चेंज हो रहा है, अंदर का प्रेशर चेंज हो रहा है क्योंकि बाकी सब तो देखो कांस्टेंट है, और प्रेशर चेंज होगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी चेंज होगी। तो रेट कैसे टाइम के साथ वेरी करेगी ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो P है ये वेरी कर रहा है, इसको इंटीग्रेट करना होगा तो इस P को भी हमें किसकी टर्म में पुट करना होगा, मोल्स की टर्म में। तो बड़ा आसान है, कह सकते हो P इक्वल्स टू nRT/V। T कांस्टेंट है, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो -dn अपॉन dt
इक्वल्स टू, मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ माइनस, सॉरी यहाँ पर एन आर टी ए नॉट अपॉन वी 2 पाई एम आर टी की पावर हाफ माइनस डी एन अपॉन एन, इस एन को तो मैं इधर लेके आ गया। अब यहाँ पर कुछ आर टी, यहाँ पर भी आर टी, यहाँ पर भी है, तो ये आर टी की अपॉन 2 पाई एम की पावर हाफ हो जाएगा ए नॉट वी इंटू डी टी। ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, यहाँ पर ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है। इसको मैं किसी सी से पुट कर देता हूँ और इसको इंटीग्रेट कर दें तो ln एन टी अपॉन एन नॉट, एन नॉट इनिशियल मोल्स है, एन टी टाइम टी पर मोल्स है, माइनस साइन उधर ले गए तो सी डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस सी टी। जहाँ पर सी किसको पुट किया है आपको पता है, इसको हमने सी पुट किया है, तो याद रखिए। ये एन नॉट क्या है, इनिशियली कंटेनर के अंदर मोल्स, एन टी किसी टाइम टी पर कंटेनर के अंदर मोल्स, सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है, और टी जो है वो टाइम है। हाँ, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, अपर्चर की साइज चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। मतलब चेंज क्या हो रहा है, मोल्स, और उसके कारण क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर। तो यहाँ पर अगेन अब आप चाहो तो इसे मोल्स की जगह प्रेशर की टर्म्स में भी पुट कर सकते हो, क्योंकि मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। मोल्स जो डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल, अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो, पी नोट पी टी वी अपॉन आर टी, पी नॉट वी अपॉन आर टी ई की पावर माइनस सी टी, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर माइनस सी टी। इनिशियली ये पी नॉट इनिशियल प्रेशर है, टाइम टी पर प्रेशर आ गया कि टी टाइम के बाद कंटेनर का प्रेशर कितना रहेगा अगर गैसेस इफ्यूज हो रही है, तो वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। और अब अगेन आपको किसी टाइम पर रेट ऑफ इफ्यूजन फाइंड आउट करनी है किसी भी टाइम पर, तो वो भी हम निकाल सकते हैं यहां से। ये एन टी, या इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो उसको आपको किसी भी टाइम पर आप रेट ऑफ या फाइंड आउट कर सकते हो। इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, माइनस डी एन अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो आप, एन नॉट माइनस, सॉरी माइनस इधर आ गया, नहीं तो पहले डी एन अपॉन डी टी माइनस एन नॉट सी ई की पावर माइनस सी टी। ऑब्वियसली सी की वैल्यू पुट करनी होगी, माइनस साइन इधर लेके आ जाए, तो दिस इज व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी एन अपॉन डी टी एन नॉट सी ई की पावर माइनस रेट ऑफ डिफ्यूजन। एट टाइम टी। ये टी टाइम के बाद प्रेशर है, ये टी टाइम के बाद मोल्स है, टी टाइम पर कह दो या टी टाइम के बाद कह दो, और ये टी टाइम पर रेट ऑफ इफ्यूजन है। जनरली यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आधे मोल्स इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा, आधे मोल्स इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा, जिसे हम जनरली लिखते हैं टी हाफ टाइम रिक्वायर्ड to diffuse half of the moles, half of the moles, आधे मोल्स इफ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा, तो एन टी की वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए, एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू, एन नॉट ई की पावर माइनस सी टी, एन से एन कैंसिल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल एन टू इक्वल्स टू सी टी, तो टी विल टी हाफ कर देता हूं इसको, तो इस टी हाफ इक्वल्स टू ln 2 अपॉन सी।
और C क्या है, कांस्टेंट है, तो T हाफ भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, T हाफ भी कांस्टेंट हो गया। हाँ ऑब्वियसली ये जो T हाफ कांस्टेंट से मतलब है ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ये T हाफ गैसेस टू गैसेस वेरी करेगा, क्योंकि C की वैल्यू गैसेस टू गैसेस वेरी करेगी। ऑक्सीजन का T हाफ अलग होगा किसी और का, बट ये कंटेनर के अंदर N नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक कंटेनर आपने लिया ऑक्सीजन के, उसके अंदर 10 मोल है, उसी साइज का एक और कंटेनर लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन के 20 मोल्स है, तो दोनों के 50% मोल्स इफ्यूज होने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। मतलब आप यूं कह दो 20 से 10 होने में, 10 से 5 होने में, 5 से 2.5 होने में जो टाइम लगेगा वो उतना ही लगेगा। 50% मोल्स इफ्यूज होने में जो टाइम होगा वो सेम होगा। वो इनिशियल मोल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, गैसेस टू गैसेस अलग होगा, लेकिन अगर सेम गैस है तो उसके चाहे कंटेनर में 10 मोल हो, 20 मोल हो, 50 मोल हो, 100 मोल्स हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल्स। कुछ नहीं, थियोरेटिकल बातें हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि रेट किस तरह से वेरी करेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ जो रेट है वो चेंज होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है रेट भी कम होगी। ठीक है, तो ये था ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता, क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। जैसे हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, 5-6 तरह के वही बनते हैं, राइट। तो चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।